आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं संविधान का एक सत्र। एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। संविधान में कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको अगर हम लोग डिस्कस करें, पहले ही अगर तैयार करके जाएं, तो वहां से सबसे ज्यादा संभावना रहती है प्रश्न आने की। तो आज उसी के तहत हम लोग जो लेकर के आए हैं वो है आपके लिए इमरजेंसी। हम लोग प्रयत्न करेंगे इस एक सिंगल वीडियो पे इमरजेंसी के सारे कॉन्सेप्ट को साथ में कवर करने का। आज हम लोग का डे 11 है। इससे पहले सीजीपीएससी के लिए हमने 10 वीडियो और डाला हुआ, उसे आप जरूर देखिएगा। उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि सीजीपीएससी पैटर्न क्या है, कैसा प्रश्न पूछ रहा है, कैसा आपको प्रिपेयर करना है, सारा चीज आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आप फर्स्ट कमेंट में जाकर के टेस्ट सीरीज को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी सीजीपीएससी की चल रही है। चलिए, बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और इमरजेंसी आपातकाल को समझते हैं। अब आपातकाल होता क्या है? सबसे पहला तो ये होता है, आपको दूसरा चीज देखना पड़ेगा इसको लाया कहां से गया है, कौन से आर्टिकल में है। ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहला चीज है आप लोगों के लिए कि ये आया कहां से, हमने इसको लिया कहां से संविधान में। तो इसे हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन से भाग में आता है ये, या कौन से आर्टिकल में। तो भाग 18 में आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 352 से 360 अलग अलग प्रकार के आपातकाल होते हैं, वो देखने को हम लोग को मिलते हैं। होता क्या है आपातकाल? सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही आएगा। तो आपातकाल में होता क्या है, हम लोग का जो ढांचा है, भारत का जो संविधान है, उसको हम लोग संघीय बोलते हैं। अब संघीय का मतलब क्या हो जाता है? संघीय का मतलब होता है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में है। ये आपको पता है। इसी प्रणाली को हम लोग संघ प्रणाली बोलते हैं। ऐसा नहीं है ना कि सेंटर जो रहेगा सर्वोच्च है, वो राज्यों को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। हालांकि जो हमारा संविधान है वो हम लोग को संघ तो बनाता है, लेकिन आप प्रॉपर संघ के डेफिनेशन में जाएंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से वैसा संघ नहीं है। हमारे पास आप देखेंगे कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। जबकि संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब रहता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। किसके किसके बीच? सेंटर, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जब पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग संघ बोलते हैं। सेंटर के पास भी पावर होना चाहिए और स्टेट के पास भी पावर होना चाहिए। और पावर देगा कौन? तो इसके लिए ही संविधान की आवश्यकता होती है। कहीं तो लिखा होना चाहिए ना। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटर का क्या पावर है, स्टेट का क्या पावर है? वो संविधान जो लिखित में रहेगा उसी से ही पता चल पाता है। और एकात्मक क्या होता है? एकात्मक का मतलब ये हो जाता है कि जब पूरा का पूरा पावर जो रहेगा सेंटर या केंद्र के हाथों में रहेगा, उसको हम लोग एकात्मक बोलते हैं। अब देखिए, जिसके पास एकात्मक सरकार है, हालांकि भारत में है नहीं, लेकिन जहां पे आपको एकात्मक सरकार मिलेगा वहां पे राज्य हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? पूरा पावर तो सेंटर कैरी कर रहा है। अब वो चाहे तो राज्य बनाए, चाहे तो राज्य बिगाड़े, चाहे तो मत बनाए, चाहे तो पूरा पावर अपने पास रखे, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग के पास कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है जहां पे हम लोग को पूरा कंट्रोल अपने पास रखना आवश्यक हो जाता है। हम लोग संघ ढांचे से चेंज होकर के अपने आप को एकात्मक में लेकर के जाते हैं, ताकि उस विकट परिस्थिति की जो संभावना है उससे निपटा जा सके। तो उस टाइम पे हम लोग लगाते हैं क्या? इमरजेंसी। इमरजेंसी का प्रोविजन उस टाइम में आता है। समझ के देखते हैं कैसा कंडीशन आ सकता है। अब युद्ध हो गया, पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है आपके पास, या चाइना से लड़ाई हो रहा है ना। या आप देखेंगे यहाँ पे स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और युद्ध हो रहा है, या युद्ध की हालात या स्थिति बन रही है। तो आप पूरा कंट्रोल यहाँ पे स्टेट और सेंटर, मतलब स्टेट और सेंटर क्या है, इसमें तो तालमेल ही बैठाता रह जाएगा कि नहीं पुलिस जो है, अच्छा पुलिस जो रहता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। और जब आर्मी फोर्सेस आता है वो सेंटर का सब्जेक्ट है। यही होता है। तब यहाँ पे तो दोनों बीच तालमेल ही बैठाते रह जाएंगे और वहां पे स्थिति और विकट हो सकती है। तो इस केस पे क्या किया जाता है, हम लोग अपने ढांचे में पूरा परिवर्तन कर देते हैं। हम लोग संघीय ढांचे को चेंज करके एकात्मक ढांचे की तरफ चल जाते हैं, जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो रहता है सेंटर अपने पास रखता है और इस विकराल परिस्थिति को वो संभालता है। यही है आपातकाल। अब अलग अलग प्रकार के आपातकाल होते हैं, अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, किस किस प्रकार के लग सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर आप आपातकाल के प्रकार में देखेंगे तो तीन टाइप का मुख्य रूप से आपातकाल मिलेगा आपको। आर्टिकल 352 के तहत एक आपातकाल है, एक 356 के तहत आपातकाल है, लेकिन उसी से ही मिलता जुलता एक आर्टिकल 365 है। तो इसको हम लोग 356 और 365 वाला आपातकाल बोलेंगे। और एक स्थिति है 360 वाला। तो ये तीनों है और यही तीनों पूरे आपातकाल में अपने को देखने को मिलेगा। इसी के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं। जैसे 352 वाले आपातकाल को हम लोग क्या बोलते हैं?
राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल बोला जा रहा है, राष्ट्रीय शब्द है, तो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हो सकती है या राष्ट्र खतरे में होगा, हो सकता है यहीं से ही मीनिंग निकल के आएगा। मान लीजिए युद्ध हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया, या बाहरी आक्रमण, अब अफगानिस्तान आक्रमण कर दिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई है, ये भी हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह का केस बन सकता है। सशस्त्र विद्रोह जो है कैसा हो सकता है, अभी आपने कुछ समय देखा होगा दिल्ली में दंगे हो गए थे, बीच बीच में कहीं कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं कहीं पे मॉब जो रहता है, मॉब लिंचिंग आपने शब्द सुना होगा, जो मॉब रहता है, भीड़ रहता है, वो एक जगह पूरा इकट्ठा हो जाता है और विद्रोह हो जाता है, मतलब हथियार के साथ विद्रोह हो रहा है। तो उस केस में और विकराल और परिस्थिति निर्मित हो जा रही है, उस केस में हम लोग 352 के आर्टिकल का इस्तेमाल करके ये वाला आपातकाल लगाते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल बोलेंगे। कब? जब युद्ध होगा, बाहरी आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा, उस केस में 352 वाले आपातकाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक रहता है आपका 356 वाला आपातकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अब क्या होता है, अच्छा इसको एक चीज और याद रखिएगा ना, इसको राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल भी इसको बोलते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे अभी कभी कभी क्या होता है, आपका राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती है। अब आपको पता है कि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, जब डेमोक्रेसी है तो राज्य में जब तक स्थिरता नहीं रहेगी, तब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा, तब तक राज्य चलेगा कैसे? चुनाव हुआ, अब चुनाव होने के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को पूर्ण बहुमत है नहीं, तो सरकार कैसे बनाएगा? और जब सरकार नहीं बनेगा तो वो राज्य चलेगा कैसे? तो राजनीतिक स्थिरता खराब हुई ना। तो जब राजनीतिक स्थिरता खराब होती है तो उस केस में हम लोग 356 का राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग घोषित करते हैं। 365 वाला क्या है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। 365 वाला क्या होता है? 360 वाला जो आपातकाल है वो होता है वित्त आपातकाल। मान लीजिए पूरा देश का वित्त स्थिति खराब हो जाता है या किसी राज्य का वित्त स्थिति खराब हो जाता है, तो सेंटर क्या करेगा? पूरे देश का कंट्रोल अपने अंडर में लेगा या उस राज्य का कंट्रोल अपने अंडर में लेगा, वित्त की स्थिति की बात कर रहे हैं, और वहां पे वित्त आपातकाल की घोषणा होती है आर्टिकल 360 के माध्यम से। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक ही बार ऐसा कोई आप बोलेंगे कंडीशन बना है कि जहां पे पूर्ण रूप से क्या हुआ है कि वित्त आपातकाल आपका घोषित किया गया है। ठीक है, वित्त आपातकाल घोषित किया नहीं गया, बोलेंगे कि स्थिति बनी हुई थी। ये था 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी, जब हम लोग ने एलपीजी इंट्रोड्यूस किया था, आप जानते हैं एलपीजी 1991 में। तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, मतलब इस लेवल पे खराब थी, 7 दिन का हम लोगों के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। उसके बाद भारत को हम लोग को दिवालिया घोषित करना पड़ जाता। तो वो 7 दिन के बाद अगर हम लोग अपनी स्थिति नहीं सुधार पाते ना, तो उस टाइम पे वित्त आपातकाल लग जाता। पूरा देश जो है, पूरा देश का जितना भी इकोनॉमी है, लेखा जोखा है, इनकम है, सारा कुछ जो रहता है केंद्र अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं वित्त आपातकाल। एक एक करके समझेंगे सारे को, ये तो सिर्फ एक इंट्रो है, एक एक करके डिटेलिंग में समझेंगे। हम लोग को इस एक वीडियो पे सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको, युद्ध रहे, बाहरी आक्रमण रहे या सशस्त्र विद्रोह रहे, उस केस पे हम लोग लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, जो सशस्त्र विद्रोह आपको दिख रहा है, इससे पहले जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था वो था आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये शब्द लिखा हुआ था। अब इसका मतलब क्या होता है? वही तो बात है कि इसका मतलब ही तो क्लियर नहीं था। आंतरिक अशांति शब्द को बाद में रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। 1975 में, जैसा आपको पता होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय पे नेशनल इमरजेंसी, ये वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के समय पे जो लगा हुआ था किस आधार पे लगा था, तो वो था ये आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति का मीनिंग क्या है वही तो क्लियर नहीं है। अब मेरे को अंदर से बेचैनी हो रही है, मेरा तबीयत खराब है, तब भी तो आंतरिक अशांति आप बोल सकते हैं ना। तो आंतरिक अशांति को इसीलिए चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। 1975, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। किसका इस्तेमाल करके? आंतरिक अशांति के शब्द का इस्तेमाल करके, ठीक।
अभी के डेट में अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तो आपको लिखित में देना जरूरी है। कौन देगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित में देगा कि मेरे को नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल 352 के आर्टिकल के तहत लगाना है। ये तो हो गया लिखित में। पहले ये हुआ करता था मौखिक, पहले ये हुआ करता था मौखिक। इसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जोड़ा गया है। और अब आज के डेट में मंत्रिमंडल का परामर्श आवश्यक है। पहले परामर्श का जरूरत ही नहीं था। मतलब प्रधानमंत्री क्या करता, अगर से प्रधानमंत्री बोल दिया ना कि मेरे को राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है और मौखिक बोल दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। इतना आसान प्रोसेस था। ये सारी चीजें जो इसमें नियॉन कलर पे आपको लिखी हुई मिल रही है, ये सारी चीजें आपकी 44th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। 1 महीने के भीतर इसको जो सदन है उससे स्वीकृत कराना पड़ता है। ये भी पहले 2 माह हुआ करता था, पहले 2 माह हुआ करता था। इसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट 44वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। प्रस्ताव 6 महीने में आपको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। इस पॉइंट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और विशेष बहुमत से रिन्यू कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कल के डेट में मैंने इमरजेंसी लगा दिया है ना, तो 2 महीने के भीतर मेरे को तो पहले लोकसभा राज्यसभा से उसको पारित कराना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 6 महीने में दोबारा उसको मेरे को उसी हाउस से, मतलब लोकसभा राज्यसभा से दोबारा पारित करवाते रहना पड़ेगा। तो मैं इसको अनिश्चित काल के लिए लगवा सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको 6 महीने में विशेष बहुमत से इसको पारित करवाते रहना पड़ेगा, तभी लगेगा। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं इस साइड वाला जो लिखा हुआ, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, जो कि जनता सरकार लेकर के आई थी। जनता दल ने उस टाइम पे पहला, आप बोल सकते हैं, सरकार बनाया था जो गैर कांग्रेसी था। जनता दल ने जनता सरकार बनाया था। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। और टाइम है आपका 1978। तो इस टाइम पे 44वां संविधान संशोधन लाया गया और जो जो खामियां थी उसको भी दूर किया गया। जैसे आप देख रहे हैं, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में चेंज करो, मौखिक करो, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का परामर्श भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च है तो सिर्फ बोल दिया तो लग गया। 1 महीने के भीतर की जगह 2 माह था पहले, है ना, सॉरी, हाँ 2 माह था, तो 2 माह को हमने क्या किया, 1 माह के भीतर कर दिया। और प्रस्ताव जो है 6 महीने में विशेष बहुमत से पारित होगा। तो ये सारी चीजें आई हुई थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजों को चेंज करके जो अभी चीजें हैं वो ये है, लिखित है, मंत्रिमंडल का परामर्श आवश्यक है, 1 माह के भीतर जरूरी है, प्रस्ताव 6 माह में होना चाहिए, वो अब है। पहले जो ये लिखा हुआ है मैंने, पहले आंतरिक अशांति, मौखिक, प्रधानमंत्री और 2 माह, ये हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो रहता है 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। ये है क्या, इस शब्द का मतलब समझते हैं। अब सबसे पहली चीज जो ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जी की सरकार से, उस टाइम पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाया हुआ था। ये था 5वीं लोकसभा। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी वो थी 5वीं लोकसभा। इनका कार्यकाल खत्म होना था 1970, ले लेते हैं 70 से 1975 ये चलना था। लेकिन इन्होंने जो है इमरजेंसी के प्रोविजन का इस्तेमाल किया और लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ गया। तो इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ 1977 में। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सीजीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी लोकसभा है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ गया था। तो वो था आपका 5वीं लोकसभा। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पहला ये हो गया। अब कैसे बढ़ता है इसको समझ लीजिए। हम लोग हैं आज के डेट में जनवरी, है ना, 25 ले ले, 2025 की स्थिति हम लोग ले लेते हैं। अब इस डेट में हम लोग लगा देते हैं इमरजेंसी। इसी डेट में लगा इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी लगा और मान लीजिए लोकसभा आपका विघटित हो रहा था अभी दिसंबर में, सपोज दिसंबर में हो रहा था, तो आपके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ के अब हो जाएगा जनवरी 2026 तक का। अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल पूरे 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है, पूरे 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। तो ये है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम लोग ऐसा करें कि जनवरी 2025 में आपने इमरजेंसी सर बोल तो दिया, लग गया है, लेकिन अगर इमरजेंसी मार्च में खत्म हो गया तब क्या? मार्च 2025 में अगर इमरजेंसी को हमने खत्म कर दिया तब क्या?
जैसे आप इमरजेंसी को मार्च 2025 में खत्म करेंगे तो यहां से इस तिथि से काउंट होगा, इस तिथि से लोकसभा का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, मार्च में हम लोग जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहां से लोकसभा का कार्यकाल सितंबर 2025 तक रहेगा। मतलब सितंबर 2025 तक आपको चुनाव करवा देना पड़ेगा और नई लोकसभा को बुलाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, इसको एक बार पीछे करके दोबारा देखिएगा और बेहतर समझ में आएगा, है ना। जब लोकसभा का विघटन हो गया हो तब क्या करना है। लोकसभा का विघटन का मतलब क्या है कि आज मैंने इमरजेंसी लागू कर दिया, इसी तिथि को ले लेते हैं 31 दिसंबर, मैंने इस तिथि पे इमरजेंसी लागू कर दिया और लोकसभा तो विघटित हो रहा है, लोकसभा तो सत्र में ही नहीं है। तो सबसे पहली बार क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 6 महीने के भीतर, पहले तो ये लीजिए, राज्यसभा से इसको पारित कराना पड़ेगा। 31 दिसंबर को अगर लोकसभा विघटित हो रहा है तो सबसे पहले तो इसको राज्यसभा से पारित कराइए। और दूसरा चीज जो दिया गया है कि जो नई लोकसभा आएगी, जैसा कि हमको पता है कि आचार संहिता लगता है और 6 महीने के ड्यूरेशन पे चुनाव हो ही जाता है, तो जो भी नई लोकसभा आएगी 6 महीने के अंदर नई लोकसभा आ जाएगी, 6 मंथ में नया लोकसभा आ जाएगा। जब नया लोकसभा आया तो नई लोकसभा के सभा पटल में, मतलब उनके बैठक रूम में या सदन में, उस बिल को दोबारा रखा जाएगा, ये इमरजेंसी वाला बिल को जो हमने 31 दिसंबर को लगाया था, और 1 महीने का समय मिलेगा उनको। 1 महीना में आप बताइए आपको इमरजेंसी लगा के रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, अगर सहमति देते हैं तो लगा रहेगा, नहीं देते हैं तो खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो अगर लोकसभा क्या है आपका विघटित हो गया है और उस टाइम पे अगर इमरजेंसी लगा हुआ है ना, उस समय पे आपका इमरजेंसी लगा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय रहता है नई लोकसभा आने तक में, और उनके सभा पटल में रखा जाता है और 1 माह के ड्यूरेशन में उस बिल को पारित कराना पड़ता है, तब आपका जो इमरजेंसी रहेगा वो कंटिन्यू रहता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया अपने को। कुछ चीज और समझते हैं, अगर हम लोग ये देख लिया है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अब आप इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें तो देख ली हैं, इसको देखिए, समाप्त करने के लिए सीधा सीधा बोला राष्ट्रपति बोल दे और वो समाप्त हो गया। राष्ट्रपति बोल देगा मतलब समझिएगा प्रधानमंत्री से ही है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा अगर सत्र में है तो सामान्य बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तीसरा, अगर लोकसभा सत्र में नहीं है और आपको इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य इसको लिखित में देते हैं कि हम ये हटाना चाहते हैं, हमने जो ये राष्ट्रपात का लगा है वो हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाती है। 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाती है और स्पेशल बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत द्वारा उसको पारित कराना पड़ता है। और जब विशेष बहुमत द्वारा वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपातकाल हट जाता है। तो अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं, आप चाहें तो किसी भी कंडीशन के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल को हटा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ ली हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, हमारे पास मौलिक अधिकार भी तो है, प्रभाव तो उनमें भी पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझते हैं। देखिए, जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं 352 वाला, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आर्टिकल 358 की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं या अनुच्छेद 359 की शक्ति का आप इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा। जैसे 358 की शक्ति का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अनुच्छेद 19 जो 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। आपने पढ़ा है ना, बोलने की आजादी, बिना हथियार एकत्र होने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, कहीं भी जाने की आजादी, कुछ भी कार्य करने की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी, तो ये जो 6 अधिकार है अनुच्छेद 19 वाले, ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 359 के केस का क्या है कि राष्ट्रपति जो है यहाँ पे साइन करके देंगे कि मैं ये अधिकार जो है उसको निलंबित करता हूं। ठीक है, राष्ट्रपति बकायदा कागज में साइन करके देंगे कि ये अधिकार मैं निलंबित करता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार है इसको निलंबित
नहीं कर सकते। तो यहाँ ये एब्सोल्यूट हो गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान भी एक अधिकार जो कभी निलंबित हो ही नहीं सकता वो है अनुच्छेद 20 और 21। पूछ सकता है इससे क्वेश्चन। अब ये 358 का हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखिए। जब युद्ध हो रहा है, जब बाहरी आक्रमण है, मतलब युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति पे हम लोग 358 का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान से लड़ाई, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, अफगानिस्तान, इस टाइप का कुछ चीजें हो रहा है तो आप चाहें तो 358 का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए 359 वाले के केस में क्या है, या बाहरी आक्रमण हो रहा है या आंतरिक युद्ध है। आंतरिक अशांति मत देखिएगा, क्योंकि आंतरिक चीजें जो थी पहले जो लिखी हुई थी वो तो खैर आंतरिक अशांति हट गई है। तो जब बाहरी आक्रमण या बाहरी युद्ध हो रहा है, आंतरिक अशांति है या सशस्त्र विद्रोह है, हर केस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंतरिक, बाहरी या आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह, इस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मूल अधिकार का क्या होता है, इसका अनुच्छेद 19 का क्या होता है यहाँ पे, तो इस वाले केस में क्या होगा, जब आप 358 का इस्तेमाल करेंगे तो मूल अधिकार संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित हो जाता है। जब तक आप बोलते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 352 के आर्टिकल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लीजिए पाकिस्तान के साथ भारत का लड़ाई हो गया, तो मैं बोलता हूं कि मैं 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूं और मैं आर्टिकल 358 की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। जैसे आपने बोला 358 की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो गए आर्टिकल 19 वाले, और जब तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तब तक की अवधि के लिए वो निलंबित ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन आप बोलते हैं यहीं पे कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया है, बाहरी आक्रमण है, अभी भी बाहरी आक्रमण है, मैं आर्टिकल 359 की शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं और मैं बता रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट है जिसका निलंबन होगा। आपको राष्ट्रपति है तो बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति ने ये बताया। ठीक है। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, लेकिन आप चाहें तो जो भी आप ये है मूल अधिकार है उसको पूरे अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं, या आप चाहें, देखें कि स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो रही है तो अल्प अवधि में भी उसको समाप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। 26/11 आक्रमण सबको याद होगा, मुंबई वाला टेररिस्ट अटैक। तो ये एक ऐसी घटना थी जहां पे आराम से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो 352 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे बोलता हूं कि 352 में का राष्ट्रीय आपातकाल में लगाऊंगा और 359 की शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। तो उस पूरे क्षेत्र पे, मतलब चिन्हांकित करके सिर्फ मुंबई में मैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूं, और उस टाइम तक 20-21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट है सबकी जो ये सबको मैं निलंबित कर देता हूं। ये किया जा सकता है आर्टिकल 359 के द्वारा। तो अल्प अवधि या संपूर्ण अवधि के लिए इसका निलंबन किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कैसे किया जाएगा, इसका कहाँ लगाया जा सकता है। तो ये पूरे संपूर्ण देश में लगेगा, और इस वाले पॉइंट को तो मैंने आपको बताया है कि आप चाहे तो पूरे संपूर्ण देश में लगाइए या किसी भाग में। जैसे मुंबई को हमने टारगेट करते हुए एकदम बोल दिया कि मुंबई में ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, बाकी जगह नहीं। आप चाहे तो उस सिचुएशन को देखते हुए पूरे देश में भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया आपको अनुच्छेद 19 का निलंबन होगा। इसमें 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति जिसमें साइन किया है सबका निलंबन हो जाएगा। ठीक है। और ये जैसे लग रहा है सदन में, जैसे आप 358 के आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सदन में स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। ये मतलब आपको अलग से बिल लेकर के नहीं आना पड़ेगा। यहाँ तो राष्ट्रपति ने बना के दिया है ना कि मैं सारे फंडामेंटल राइट को खत्म करता हूँ 20-21 को छोड़ के, और राष्ट्रपति ने बकायदा साइन करके दिया है। तो इस केस में क्या होगा, सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो राष्ट्रपति साइन करके दिए हैं उसको लोकसभा राज्यसभा में रखेंगे और वहां से बिल को पारित कराना पड़ेगा, तब जा करके सामान्य बहुमत के माध्यम से ये आगे के लिए कंटिन्यू रहता है। 6 महीने के लिए रहता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, 6 महीने के लिए रहेगा। 6 महीने में बिल फिर दोबारा जाएगा सभा पटल में, सभा पटल में फिर 6 महीने के लिए जाएगा, फिर 6 महीने के लिए जाएगा। तो 6 महीने का इस्तेमाल करके आप राष्ट्रीय आपातकाल को कंटिन्यू चीरकाल तक लगा सकते हैं। हो सकता है, ये संभव है, लेकिन आपको बाकायदा प्रॉपर बताना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा कि किस वजह से लग रहा है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। 352 में जितने भी पैरामीटर थे, जितनी भी सारी चीजें थी, हमने सारी चीजों को समझा हुआ है। अगले
जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है उसको देखते हैं, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। 356 वाला मैंने आपको बताया कि जब देश की राजनीतिक स्थिति खराब हो जाए, देश की भी हो सकती है, राज्यों की भी हो सकती है ना, तो उस जगह पे 356 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस, मेनली पॉलिटिकल क्राइसिस ही रहता है जिसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस्तेमाल किया भी जाता है थोड़ा सा अवैध तरीके से, वो आप जानते हैं, न्यूज़ वगैरह अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अभी आप देखें कि पिछले महीने ही चुनाव हुए, उससे पहले तो 31 अक्टूबर 2019 इस तिथि पे खत्म हुआ ना अनुच्छेद 370। जैसे खत्म हुआ उसके बाद से तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, मतलब आप देखेंगे पिछले 5 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जबकि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 सालों के लिए ही लगाया जा सकता है। 3 साल से ज्यादा अगर इसको आपको बढ़ाना है तो आपको चुनाव आयोग का परमिशन लगता है, चुनाव आयोग परमिट करे आपको, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव आयोग बताएगा ना कि स्थिति सही है कि नहीं है, अगर सही नहीं है तो बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, संभव है चुनाव आयोग का, लेकिन परमिशन का आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम 3 साल के लिए रहता है। और जब पॉलिटिकल क्राइसिस की बात आ रही है तो कैसे हुआ था बताता हूँ आपको। जैसे बीजेपी और पीडीपी दोनों ने मिलकर के सरकार बनाया हुआ था, बीजेपी ने अपना पैर पीछे ले लिया, अब पीडीपी अकेले सरकार चला नहीं सकती। तो जब सरकार अकेले चल नहीं सकती, किसी के पास बहुमत नहीं है, जब बहुमत नहीं है क्या होगा, राज्य का कुछ नहीं हो सकता ना, उस जगह पे 356 का इस्तेमाल करके वहां पे लगता है क्या, राष्ट्रपति शासन। जैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा उस पूरे राज्य का कंट्रोल गवर्नर के हाथ में आ जाता है। गवर्नर जो रहता है उसके बाद सारी चीजें कंट्रोल करता है, इवन बजट तक जो लाना है ना वो गवर्नर के माध्यम से आएगा। ठीक है, फिर गवर्नर को जो निर्देश मिलता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को जो निर्देश मिलता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा, उसके हिसाब से सारा चीज होता है। ठीक, तो ये है आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जब आ जाता है, उस टाइम पे 356 का इस्तेमाल करके हम लोग वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। जब आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो 2 महीने के भीतर आपको उसको लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदन के लिए देना पड़ेगा, और सामान्य बहुमत से ही इसका अनुमोदन हो जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सामान्य बहुमत से ही आप इसका अनुमोदन करा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। और फिर बाकी जो रूलिंग है ना इसका वो सेम है जो मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं और लोकसभा सत्र में नहीं है तो नया लोकसभा आएगा 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर नया लोकसभा आने दीजिए, उसके सभा पटल में फिर रखा जाएगा बिल को, 1 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, 1 महीने के ड्यूरेशन में फिर वहां से आपको पारित उसको करवाना पड़ता है। ठीक है, ये भी क्लियर है। एक रहता है फिर ये 365 वाला, इसका मतलब क्या है, जब राज्य केंद्र की बात ना माने, जब राज्य केंद्र की बात ना माने तो हम लोग 365 का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या स्थिति हो सकती है उसको भी एक बार समझ लीजिए। कभी कभी क्या रहता है, इंटरनेशनल ट्रीटी या प्रोटोकॉल रहता है ना, केंद्र ने बोला राज्य को ये करने के लिए लेकिन केंद्र मानने से इनकार करते रहे, तो वहां पे 365 की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पे सारा कंट्रोल हम लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। कभी कभी मिसयूज भी होता है इसका, लेकिन मिसयूज होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, है ना, क्रॉस चेक और टैली करने के लिए। तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, खत्म कैसे होता है, तो राष्ट्रपति इसको जब चाहे तब खत्म कर सकता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है इसको। और इसमें अधिकतम मैंने आपको बता दिया 3 साल की अवधि तक इसको लगाया जा सकता है। हाँ, 6 6 महीना में री अप्रूवल के लिए आएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था ना 6 महीने का रूल, इसमें भी है कि एक बार आपने राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया, क्या उसके बाद वो कंटिन्यू 3 साल तक चलेगा, नहीं, 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने में उसको आपको फिर से री अप्रूव के लिए लोकसभा राज्यसभा में उसको करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये है आपका राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद आखिरी हम लोग का वित्त आपातकाल, जिसको हमने शुरू में ही समझा था और वो उतना ही है।
वित्त स्थिति खराब हो जाती है, 2 महीने के अंदर उसको सदन से स्वीकृति के लिए भेजना पड़ता है। और एक बार अगर आपने वित्त आपातकाल लग गया, मतलब 2 महीने के भीतर स्वीकृति हो गई, लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमत हैं, तो वित्त आपातकाल को दोबारा रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है, रिन्यू का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक बार लगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक खुद राष्ट्रपति उसको नहीं हटाते, है ना। और राष्ट्रपति द्वारा ही इसको हटाया जाता है। और होता क्या है, हुआ क्या था, इसको भी एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज भी क्लियर रहेगा। 1991 यहाँ पे अपने पास भारत में आया था इकोनॉमिक क्राइसिस। मैंने आपको बताया कि हमारे पास लगभग 7 दिन का राशन शेष बचा हुआ था। और इस जगह पे अगर 7 दिन में हम लोग को कुछ नहीं मिलता तो हम लोग की वित्त स्थिति खराब होनी थी और देश को दिवालिया घोषित हम लोग को करना पड़ जाता। ठीक है, वित्त स्थिति हमारी खराब थी। तो इस 7 दिन के ड्यूरेशन में हम लोग को कुछ ना कुछ करना था। तो अच्छा हुआ कि 1991 इकोनॉमिक्स में भी हमने समझा है कि एलपीजी आ गया। हमने क्या किया था, 91 में आईएमएफ के पास गए थे, यहाँ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था कि आईएमएफ जब भी लोन देता है ना तो अपनी कंडीशन से रखता है। तो आईएमएफ ने यहाँ कंडीशन रखा था कि आप देश में एलपीजी इंट्रोड्यूस करो तभी हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो एलपीजी हम लोग को फिर लाना पड़ गया। और एलपीजी को फ्रेम किए थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको फ्रेम किया था। तो ये बहुत बड़ा अतुलनीय योगदान है इनका इसको फ्रेम करने में। ठीक है, लेकिन खैर हम लोग आते हैं वापस इमरजेंसी में। इमरजेंसी की स्थिति जो रहती है वो क्या रहती है, यहाँ पे वित्त स्थिति खराब रहती है। ठीक, राज्यों की वित्त स्थिति खराब हो सकती है, केंद्र की वित्त स्थिति खराब होती है। क्या होगा, मान लीजिए राज्य की स्थिति कैसे खराब हो सकती है, ज्यादा फ्रीबीज बांट रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं योजनाओं में, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं ताकि पैसा रिटर्न आए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तब देश जो राज्य है उसकी वित्त स्थिति खराब, अपने आपको दिवालिया घोषित करने के कगार पे ये आ चुके हैं। तो उस जगह पे केंद्र जो रहेगा उस राज्य का कंट्रोल अपने कंट्रोल पे ले सकता है। या पूरे देश के साथ ऐसा हो रहा है तो पूरे देश में एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषित होगी, है ना। जैसे वित्त आपातकाल की स्थिति घोषित होगी, पूरा कंट्रोल जो आ गया वो आ गया केंद्र के हाथ में। अब केंद्र जो चाहे, जैसे सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, सबकी सैलरी वो डिसाइड कर सकता है। अब किसी को 1 लाख रुपए मिल रहा है, उस टाइम भी अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है तो सैलरी को वो घटा करके डायरेक्ट 10,000 रुपए कर सकता है, 5,000 रुपए भी कर सकता है। वो केंद्र के पास आ जाता है पूरा का पूरा पावर। ठीक है, तो ये होता है आपका वित्त आपातकाल। आपने शायद इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सारी चीजें हमने कवर कर ली है इस वीडियो पे। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न बचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का या रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, या उसके माध्यम से हम लोग एक नए वीडियो को शुरू करने का प्रयास करें जिसमें आपके सारे जो प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग लेंगे। और कुछ तो यहाँ है नहीं देखने के लिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी से ना सीजीपीएससी रहे, व्यापम रहे या यूपीएससी रहे, क्वेश्चन तो पूछता ही है। अभी पिछले विगत 5 वर्षों का बात करें तो सीजीपीएससी ने यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं आ सकता। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का और जो कंटेंट रहे, मतलब एक बड़े टॉपिक को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल वीडियो में फ्रेम करते हैं इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक को, ताकि यहाँ से आपको फायदा हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन को। और जुड़िए हमारे साथ, हमारा टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी एमसीक्यूज कंटिन्यू डल रहे हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।